वेल गाइस बढ़िए फ्रॉम की सीजन 3 के लास्ट एपिसोड की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें बॉयड की शेरिफ ऑफिस से दिखाई जाती है, जिससे मिलने के लिए एलिस पहुंचा है। वो भी ये इन्फॉर्मेशन के साथ कि एल्जिन को शायद से पता है कि फातिमा कहाँ है, क्योंकि 9th एपिसोड में ही हमने देखा था कि किस तरीके से एल्जिन बार बार एलिस को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था, यही कहते हुए कि फातिमा और उसका बच्चा ठीक है और उसे इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि फातिमा शायद कुछ ऐसी चीज कर रही हो जिससे उन लोगों को यहाँ से निकलने में मदद मिल सके। और अब जबकि बॉयड और कैनी को एलिस ने ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, तो वो सबसे पहले एलिस और कैनी को कॉलोनी हाउस जाने के लिए कहता है ताकि एल्जिन वहाँ से बाहर ना निकल पाए। और जब तक वो यहाँ से सीधा सैरा के पास जाता है, जैसे वो कॉलोनी हाउस चलने के लिए अपने साथ कह रहा है, और रास्ते में ही उसे और हमें इस बात की कंफर्मेशन मिल जाती है कि बॉयड को ये भनक लग चुकी है कि एल्जिन सैरा की ही तरह किसी अनचाही चीज से बात कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, और शायद सारा उसे समझ सके। इस कारण ही वो सैरा को कॉलोनी हाउस ले आ चुका है ताकि वो एल्जिन से बात कर उसे ये समझा पाए कि जो आवाजें वो सुन रहा है या फिर जिस भी शख्स से वो बात कर रहा है वो अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि सारा भी उस सिचुएशन से गुजर चुकी है। और इसी कारण बॉयड ने सारा को अपने साथ ले जाने का डिसीजन लिया ताकि वो एल्जिन से बात कर उसे समझा सके कि जो भी चीजें उसके साथ हो रही है पहले सारा के साथ भी हुई है, जो सिचुएशन उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि सारा, एलिस, बॉयड, कैनी ये सभी लोग एल्जिन को कॉलोनी हाउस के एक रूम में ले जाते हैं, यानी कि डोना के रूम में, जहां वो लोग पहले तो उससे अच्छे से पूछते हैं कि क्या एल्जिन को इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि फातिमा कहाँ है। और हम देख भी पाते हैं कि एल्जिन उन लोगों को ये रिवील कर देता है कि उसे पता है कि फातिमा कहाँ है, लेकिन वो उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन भी देता है कि किमोनो पहनी हुई उस औरत ने, जिसे वो एंजल कह रहा है, उसने उसे ये सारी चीजें करने को कही ताकि वो लोग इस सिचुएशन से, यानी कि इस जगह से वापस अपने घर लौट सकें। पर सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है क्योंकि एलिस अपना कंट्रोल खो देता है ये सुनने के बाद कि एल्जिन को इस बारे में पता है कि फातिमा कहाँ है, और साथ ही वो एक्चुअल में बच्चे को जन्म देने वाली है, जिस कारण वो उस पर टूट पड़ता है। और इस वजह से बॉयड सभी लोग उसे लेकर रूम के बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद बॉयड डिसाइड करता है कि वो अकेले ही एल्जिन से बात करेगा। और जब बॉयड उससे बात करने के लिए और कुछ सामान लेकर उसे टॉर्चर करने के लिए पहुंचता है, तो वहाँ रखा हुआ कैमरा, जिससे एल्जिन बेसिकली स्पिरिट से कम्युनिकेट कर रहा था, वो एक फोटो क्लिक करता है, जो देखकर बॉयड काफी चिढ़ जाता है, क्योंकि वो फोटो उसी घर का है जिस घर को बॉयड ने अपनी वाइफ और बेटी के लिए बनाया था ताकि वो लोग रिटायरमेंट में वहाँ जाकर इंजॉय कर सकें। और जब उसकी फैमिली उस लोकेशन पर पहुंच ही रही थी, यानी कि जा ही रही थी, तो उसी दौरान उन लोगों ने अपनी कार के सामने उसी ट्री को देखा, जिस कारण वो लोग फ्रॉम विले आ पहुंचे। पर उस फोटो में बोट मौजूद नहीं है, जिस कारण वो उसे कहता है कि काफी सारी चीजें उस फोटो से मिसिंग है, जिस वजह से उसे समझ आ जाता है कि फोटो फेक है और उसे मैनिपुलेट करने के लिए वो फोटो प्रोवाइड की गई है। लेकिन उस कारण वो अपनी कामनेस खो देता है और नोटिस कर पाता है कि फादर की स्पिरिट उसके सामने खड़ी है, जो बॉयड को रुकने के लिए कह रही है ताकि वो एल्जिन को टॉर्चर ना करे। लेकिन बॉयड अपनी डॉटर इन लॉ को खोना नहीं चाहता, जिस वजह से वो उसे टॉर्चर करने लगता है और उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। पर अनफॉर्चुनेटली वो टेक्निक उसकी काम नहीं आती और उसके इस इंटेरोगेशन को एक्कोस्टा रोक देती है, यही कहते हुए कि ये राइट वे नहीं है। और जब सभी लोग इन बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, तो वही हम देख पाते हैं कि सारा सबकी नजर से बचती हुई एल्जिन के रूम में पहुंचती है ताकि वो उसे प्राइवेटली बात कर सके, जो वो करती तो है लेकिन अपने तरीके से। यानी कि एल्जिन के पास पहुंच वो पहले तो उसे अपने एक्सपीरियंस बताती है कि किस तरीके से मॉन्स्टर ने उसे कंट्रोल किया, और उसके माइंड को भी, जो शायद फिर से वो मॉन्स्टर उसे कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि एल्जिन से उसने इन्फॉर्मेशन तो निकाल ली है लेकिन उसे टॉर्चर कर, यानी कि उसे मार कर। यानी कि सैरा ने लास्ट टाइम अपने भाई को मारा था और उसने कोशिश की थी ईथन को मारने की, जो गिल्ट हमेशा उसके अंदर रह गया है, लेकिन इस बार उसने इस मैटर को अपने हाथ में लेते हुए सिचुएशन को खुद की तरह टैकल किया। वो भी एल्जिन के कमरे में पहुंच उसे मारकर फातिमा की लोकेशन निकालने में वो कामयाब हुई। और वही बड़े फातिमा की तरफ तो हम देख पाते हैं कि ना चाहते हुए भी उसे एल्जिन का ब्लड पीना पड़ रहा है,
है ताकि वो उस मॉन्स्टर बेबी को ग्रो कर सके। जिसके साथ साथ वो मॉन्स्टर बेबी उसे परेशान भी करता है और काफी पेन भी पहुंचाता है, जिस वजह से वो काफी बार कोशिश कर चुकी है कि कोई उसकी हेल्प करे, पर अनफॉर्चुनेटली वो उसमें कामयाब नहीं हुई। और इस फ्रस्ट्रेशन में वो उस ब्लड जार को तोड़ देती है और उसका टूटा हुआ ग्लास लेकर उस बेबी मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि वो किमोनो लेडी यानी कि वो घोस्ट लेडी वहां पहुंच उससे वो कांच का टुकड़ा लेकर उसी की गर्दन की तरफ पॉइंट कर देती है, लेकिन रियलाइज कर पाती है कि फातिमा का वाटर ब्रेक हो चुका है, जिस कारण वो उसे बहुत में हेल्प करना शुरू करती है। और जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो वो घोस्ट लेडी उस ट्रैप डोर को जो फ्लोर पर बना हुआ है, जैसे पहले फातिमा ने खोलने की कोशिश की थी, जो उससे खुला नहीं था, लेकिन वो घोस्ट लेडी उस बेबी को लेकर उसी दरवाजे के अंदर चली जाती है और उसी वक्त वहाँ बॉयड और एलिस भी आ पहुँचते हैं, जिन्हें फातिमा तो मिल चुकी है, लेकिन उसी के साथ साथ फातिमा उन्हें बताती है कि वो उस बेबी को लेकर उस सेलर में जा चुकी है। साथ ही वो उन लोगों को ये भी इंफॉर्मेशन देती है कि उसने देखा कि किस तरीके से उन लोगों ने यानी कि उन मॉन्स्टर्स ने अपने ही बच्चों का सेक्रीफाइस दे दिया, ये सोचते हुए कि उन लोगों को इमोर्टेलिटी की पावर मिलेगी। पर वही खड़ा बॉयड उन लोगों को ऊपर ही रोक उसी सेलर के अंदर चले जाता है और जैसे ही उस किमोनो लेडी का पीछा करते हुए वो उस सेलर में पहुंचता है तो हम देख पाते हैं कि जिस बेबी को फातिमा ने जन्म दिया है उसे उस किमोनो लेडी ने सभी मॉन्स्टर के सामने जमीन पर रख दिया है और देखते ही देखते वो फ्लैश मॉन्स्टर में टर्न हो जाता है, यानी कि उसने काफी जल्दी ग्रोथ की है और साथ ही वो सभी लोगों को क्रीपी तरीके से देख वही अजीब सी स्माइल कर रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ अब बढ़े एपिसोड 10 के मेजर फोकस की तरफ, जो कि तबिता और जेड है, जिन दोनों को काफी शॉकिंग रियलाइजेशन हुआ है। जो रियलाइजेशन की बात अगर हम करें, उसकी शुरुआत हमें जेड से दिखाई जाती है, जो जिम को उसकी विजन के बारे में बताता है जो समथिंग सिविल वॉर के टाइम का था। साथ ही उसने यानी कि जिम ने उसे तबिता के एक्सपीरियंस के बारे में बताया है, जो कि विक्टर की मॉम यानी कि मिरांडा का था, जो चीज हमने लास्ट एपिसोड में देखी ही, जिसे तबिता एक्सपीरियंस कर रही थी। जिसके बाद के वो उन दोनों को लेकर उसी लोकेशन पर पहुंचती है जहां उसे वो छोटी बच्ची नजर आई थी और हम देख पाते हैं कि वहाँ जिम उन लोगों के कोड को डिकोड करने में हेल्प करता है, जो कि म्यूजिक नोट्स है। यानी कि जेड और तबिता ने जो बॉटल ट्री से सभी पेपर्स को निकाला था उसे जिम ने फाइनली डिकोड कर लिया है, जो कि म्यूजिकल नोट है, जिससे जेड को समझ आता है कि मिरांडा वायलिन प्ले किया करती थी और इसी कारण उसने इस नोट को बनाया है। पर जैसे ही वो लोग उस म्यूजिक को डिकोड करने लगते हैं तो जिम उन लोगों को रोक देता है, ये कहते हुए कि किस तरह उन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब जब उन्हें कोई म्यूजिक सुनाई दी है उससे शहर में उन लोगों को तबाही मिली है, जिस कारण वो लोग उस वायलिन को लेकर सीधा उसी बॉटल ट्री की तरफ आ पहुँचते हैं जहाँ तबिता और जिम साथ ही जेड उस ट्री के पास खड़े हैं। लेकिन जैसे ही म्यूजिक कंटिन्यू होता है तो वहाँ सभी बच्चे आना शुरू हो जाते हैं और उसमें से एक लड़की तबिता की तरफ पहुंच उसे वही शब्द कहती है जो कि अनकोई है, जिस वर्ड को उन लोगों ने ऑलमोस्ट 3 सीजन लगा दिए समझने के लिए और मैजिकली हम देख पाते हैं कि इस बार वो लोग उस वर्ड को समझ पाए हैं जो कि रिमेम्बर है। जिसके बाद उन लोगों को कुछ ऐसी चीजें याद आने लगती हैं जिस वजह से तबिता उस बच्ची से बात करना छोड़ वहाँ से निकलती है और जब जिम तबिता से इसकी इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में तबिता पास्ट लाइफ में मिरांडा थी और जेड क्रिस्टोफर, और ठीक पास्ट लाइफ में भी वो लोग इसी तरह उन्हीं बच्चों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे जो वो लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए, जिसमें से जो बच्ची उन लोगों से बात करने के लिए पहुंची थी वो और कोई नहीं बल्कि मिरांडा और क्रिस्टोफर की बेटी थी। वेल इस बात की तो क्लैरिटी हमें दी नहीं गई क्योंकि जबकि मिरांडा रियल लाइफ में हेनरी से शादी कर चुकी थी तो उसे क्रिस्टोफर के साथ वो बच्ची कैसे थी, या फिर हम ऐसा भी मानकर चल सकते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि विक्टर की बहन थी, जो शायद हो भी सकती है, लेकिन उस बात की भी कंफर्मेशन हमें मिल जाती है कि वो विक्टर की बहन नहीं, क्योंकि विक्टर अपने फादर को अपनी मॉम और बहन के ग्रेव पर ले जाता है जहाँ उसे अपनी बहन के सिर्फ टुकड़े ही मिले थे, जिससे हमें ये समझ आ जाता है कि मॉन्स्टर्स ने मिरांडा और उसकी बेटी दोनों को खत्म कर दिया, जबकि जो बच्ची तबिता और जेड को नजर आ रही है उसे सेक्रीफाइस किया गया था। वेल अभी भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी बाकी है जो शायद हमें सीजन 4 में मिल सकती है। और वही बात करें जूली की तो हम देख पाते हैं कि उसने ईथन से बातचीत की है जिसे उसने ये इन्फॉर्मेशन दी कि उसने उस रूम्स में क्या एक्सपीरियंस किया था, जिस वजह से उसका भाई उसे बताता
बताता है कि वो स्टोरी वॉकर है, यानी कि वो उस टाइम में जा सकती है और उन सारे इवेंट्स को विटनेस कर सकती है जो उस समय हुए हैं, जिस वजह से जूली को ऐसा लगने लगता है कि वो इन सारी चीजों को चेंज भी कर सकती है। लेकिन ईथन उसे बताता है कि स्टोरी वॉकर सिर्फ स्टोरी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ना कि उन्हें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टोरी ऑलरेडी बताई गई है उसे चेंज नहीं किया जा सकता। पर फिर भी जूली के अकॉर्डिंग वो चीजें चेंज कर सकती है, वो ऐसा ईथन को कहती है। लेकिन हमें कुछ दिखाया नहीं गया, क्योंकि एपिसोड के एंड में हम देख पाते हैं कि जूली दौड़ते हुए जिम के पास आ पहुंचती है उन्हें यहाँ से ले जाने के लिए। पर मिस्टीरियसली उन लोगों के सामने एक येलो सूट पहना हुआ शख्स खड़ा होता है, जो देखने में हमें मॉन्स्टर तो नहीं लग रहा, लेकिन हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि शायद वो मॉन्स्टर ही है जो डे लाइट में फ्रीली घूम सकता है। पर इस सीजन के एंड में हम देख पाते हैं कि उस येलो सूट पहने हुए शख्स ने तबिता के एक्शंस की पनिशमेंट जिम को दी है, उसे यही कहते हुए कि उसे उस होल को डिग नहीं करना चाहिए था। और इतना कहकर वो जिम के थ्रोट को स्लिट कर देता है, यानी कि उसने उसकी गर्दन काट दी है, जिसे देखकर जूलिया काफी शॉक है।